अब आज जो टॉपिक हमारे पास में रहेगा वो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है वो हमारे पास में आया और उसी से हमारे पास में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आई। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि 1950 जो था उसमें हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद में हमारे पास में ये बार बार मांग उठी कि न्याय उस व्यक्ति के दरवाजे तक भी पहुंचे जहां वह व्यक्ति सक्षम नहीं है कोर्ट में आने के लिए, या वह आर्थिक रूप से कमजोर है, तो न्याय से वंचित कोई भी व्यक्ति नहीं रहे। इसी के चलते क्रम में 1958 जो था उसमें विधि आयोग की जो 14वीं रिपोर्ट थी, 14 जो रिपोर्ट थी वो आई। उसी के बाद में 41 जो 41वीं रिपोर्ट थी 1969 में वो आई। और इसी क्रम में चलते हुए लगातार हमारे पास में न्यायमूर्ति जो पी एन भगवती ने भी काफी इस पे बल देते हुए ये चीजें रखी और आखिरकार 24 अगस्त 1987 को ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लागू हो गया। लीगल सर्विस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो लागू हुआ उसमें हमारे पास में 3 अथॉरिटियां आई, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर आपकी बावेल की जो सीरीज है उसका है 20। और 20 जो क्वेश्चन है वो है हाउ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इज द कंस्ट्रक्शन, व्हाट आर द फंक्शन, यानी आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कैसे किया जाता है और उसके कार्य क्या होंगे, इस पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है, उसकी सेक्शन 3, 4 और 5। सेक्शन जो 3 है, 3 में कहा गया है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वह इसका मुख्य संरक्षक के रूप में होगा। यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह इसका संरक्षक के रूप में बनाया गया है। उसके बाद में बात करते हैं तो इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे वो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत। यानी ये तो या तो कोई जस्टिस है वो रिटायर हो गए हैं या प्रेजेंट में सिटिंग में जस्टिस हैं, उनको यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उनको रखा जाएगा। अब यहाँ पे जो भी हमारा कार्यकारी अध्यक्ष होगा वो उसको चुना कैसे जाएगा, तो भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह परामर्श करेगा और राष्ट्रपति के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे और फिर क्या किया जाएगा, परामर्श करते हुए राष्ट्रपति क्या कर देगा, उसको परामर्श देगा और यहाँ पे उसको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इसके बाद में जो तीसरे व्यक्ति होंगे वो होंगे अन्य सदस्य। अन्य सदस्य के लिए कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों परामर्श करेंगे और परामर्श करने के बाद में अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। अब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति करने के बाद में उनकी योग्यता और अनुभव है वह भी जो हमारी केंद्र सरकार है वही निर्धारित करेगी। अब हमने सिर्फ सेक्शन 3 को क्लियर किया तो हम कहेंगे कि भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो वहां पे मुख्य संरक्षक के रूप में होंगे। इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परामर्श के अनुसार नियुक्त जिस व्यक्ति को किया जाएगा। अन्य व्यक्ति वो होंगे जो राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार जिस व्यक्ति को चाहेगी, और उनकी योग्यता जो अनुभव होगा उनका भी जो भी निर्धारित करेगी वह भी हमारी केंद्र सरकार ही करेगी। इसके अलावा एक सेक्रेटरी होंगे और वो सेक्रेटरी वह व्यक्ति होगा जो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, लेकिन केंद्र सरकार जो निर्धारित करेगी उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हमारे केंद्र सरकार दोनों मिलके उस मसले पे आपस में परामर्श करेंगे और परामर्श करने के बाद में जो सेक्रेटरी है उसकी नियुक्ति की जाएगी। इनकी जो पदावधि की बात करते हैं तो पदावधि वही होगी जो यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
तो ये सब बातें ये हमारे पास में आती हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो गठन है उसमें ये सब बातें आएंगी। अब सेक्शन 4 जो देखते हैं, सेक्शन 4 जो है वो हमारे पास में आता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य क्या क्या होंगे। अब हमारे को ये सारा जो गठन और ये जो कार्य है कि यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 जो दिया गया है 39A, वहां पे हमें दिखाई देते हैं तो हमें दिखाई देता है कि विधिक सहायता वो किस प्रकार से हमारे को गवर्नमेंट कर रही है, तो विधिक सहायता किस प्रकार से प्रदान होगा। इसके अलावा यदि सीआरपीसी में देखते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन 303 304 भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि सीपीसी देखते हैं तो ऑर्डर 33 और ऑर्डर 44 या ऑर्डर 2 रूल 2 में ये सब बातें आती हैं कि कहीं न कहीं हमारे को किसी व्यक्ति को बिना विधिक सहायता, बिना किसी बाधा के उसको विधिक सहायता मिल पाए। ये सब बातें मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी में सभी जगह मौजूद हैं। अब हम एक पाते हैं कि हमारी जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके कार्य क्या होंगे। तो सबसे पहले कार्य की बात करें तो विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाना। अब विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाना है तो नीतियों और सिद्धांतों का निर्धारण करना। भाई हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में न्याय किस प्रकार से पहुंचे, इसके लिए हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी है और लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा एक संबंधित नीति और सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा फिर करने के बाद में हमारे पास में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को सौंपती है और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को सौंपती है। नेक्स्ट दूसरा जो कार्य होगा वह है निधियों, यानी जो हमारे कार्य किए जाएंगे और उनके लिए जो पैसे की आवश्यकता होगी तो हमारी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनको प्रदान करेगी। इसके अलावा सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं और इसके अलावा एनजीओ जो होते हैं उनको भी क्या करेगी, उन कार्यकर्ताओं को विधिक के तौर पर प्रशिक्षण का भी कार्य प्रदान करेगी। इसके अलावा कमजोर वर्ग में जैसे मान लो कोई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बाग जैसे मजदूरी करते हैं या अन्य बहुत ज्यादा गरीब हैं, बीपीएल रेखा से नीचे रहते हैं, तो उनके संबंध में समुचित विधिक सेवा के लिए शिविर लगाए जाएंगे। फिर इसके अलावा अधिकरण सदैव प्रयत्न रहेगा, अधिकरण का सदैव प्रयत्न ये रहेगा कि कोई भी यदि डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए एक आर्बिट्रेटर व्यक्ति नियुक्त किया जाए। यानी आर्बिट्रेटर यानी दो व्यक्ति हो जाते हैं और दो व्यक्तियों के बीच में यदि कोई विवाद है और उस विवाद को बिना किसी लीगल प्रोसीजर या लीगल सीपीसी या सीआरपीसी की प्रोसीजर बिना अपनाए क्या किया जाए कि दोनों व्यक्तियों को बुलाया जाए और बुलाने के बाद में वहां पे एक सिंपल नागरिक के तौर पे हमारे जिला न्यायाधीश हैं वो बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि भाई इसमें देख लो कि आपका ये इतना पैसा इससे आपने लिए थे, इसको इतने प्रकार से लौटा दो। तो वो एक आर्बिट्रेटर की भूमिका निभाते हुए वहां पे क्या करते हैं कि आपसी समझौता करवाते हैं, एक निपटारा टाइप में करवाते हैं। इसके अलावा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4A है जिसे मौलिक कर्तव्य कहते हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज जो कहते हैं, उनमें हमारे जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए हुए हैं जिसमें हम कहते हैं वन्य जीव संरक्षण की बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं, राष्ट्रीय गान की बात करते हैं, स्त्रियों के सम्मान की बात करते हैं। ये जो सब बातें लिखी हुई हैं इनको भी इम्प्लीमेंट करवाने के लिए समय समय पे हमारी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा कंटिन्यू कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन लीगल सर्विस अथॉरिटी अपने आप में इतना बड़ा ग्राउंड लिए हुए होती है कि चाहे वह हम जल की बात करें, चाहे हम किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे हम आधारभूत सुविधा की बात करें, यानी मानव और वन्य यानी जीव सभी के ऊपर जो आपको दिखाई देता है आर्टिकल 51 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके सभी जो 11 एलिमेंट्स दिए गए हैं वो सभी पे हमारा लीगल अथॉरिटी क्या करती है, कार्य करने का कार्य करती है। विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो समय समय पे क्या करती है कि अधिनियम में जो प्रावधान रखे गए हैं वह सामाजिक और जो संस्थाएं हैं जैसे एनजीओ है, अन्य व्यक्तिगत कोई व्यक्ति है, उनसे समय समय पे वो क्या करवाती रहती है और उनका जागरूक अवेयरनेस के लिए समय समय पे कार्यक्रम भी करवाती है। इसके बाद हम करते हैं बार काउंसिल हमारी है, जैसे बार काउंसिल ऑफ स्टेट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। इसी प्रकार से हमारे पास बार काउंसिल ऑफ एसोसिएशंस हैं,
इसी प्रकार से हम्म हमारे पास में यूनिवर्सिटीज हैं, विधि हमारे हम्म कॉलेजेस हैं। इनमें भी क्या करती है कि इनमें एक लीगल एड खोलती है, हम्म, यानी विधिक सेवा केंद्र के स्थापित ठीक करती है। जिसमें क्या है कि कोर्ट में समय के ठीक। बाद में सुबह और शाम जो भी टाइम मिलता है, किसी की कोई परेशानी आती है, तो क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूँ 20 की, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसकी बात चल रही है, नेशनल ठीक है लीगल ठीक। सर्विस अथॉरिटी के जो ठीक कार्य है। हैं उनकी बात चल रही है। अब ओके, जो चार्ज लगा लेना फोन लीगल को। एड क्लिनिक खोले फोन को जाएंगे, चार्ज वो लगा लीगल लेना। एड क्लिनिक विशेष तौर पे इसीलिए होते हैं कि आम व्यक्ति कोर्ट तक नहीं तो पहुंच कुछ खा पाता। लो तो बहुत सी कुछ पी बाधाएं लेना। होती हैं, वो अपनी बातों में शर्म या और भी जो बातें चाय हैं पी लो उनमें भी चाय। आता है। ये सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 पे बात कसम चल है, रही है, देख अभी लिया नहीं क्वेश्चन खाया तो 21 फेंक लिया नहीं तो। है। अब इसकी जो बात कर रहे हैं, अब हम्म। जो बात चलेगी वो ये है कि कोई व्यक्ति है और वो कोर्ट में जाने ठीक में है। सक्षम है, या कोई भी उसे बाधाएं महसूस बाय। करता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा तो लोग बात क्या ठीक। कहेंगे, सो बातें हैं। इसी प्रकार से क्या करेगा कि वो व्यक्ति लीगल एड क्लिनिक में आएगा, कॉलेज या विधि महाविद्यालय में या हम विश्वविद्यालय में आएगा, और वहां से वो क्या करेगा कि लीगल एड क्लिनिक से जो भी उसको जानकारी विधिक चाहिए वो उसको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो भी हमारे विधि के जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे हम कहें कि हमारे पास में सीनियर सिटीजन्स के लिए योजनाएं चलती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए योजनाएं चलती हैं, तेजाब की जैसी घटनाएं होती हैं उनके लिए समय समय पे, मानसिक रोगियों के लिए जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं का प्रसार प्रसार किया जाता है, और साथ में उन पे कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के को क्या करती है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य सौंपती है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को, और उस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों के बीच में आपका हाई कोर्ट है और साथ में आपका सुप्रीम कोर्ट है, आपस में एक समन्वय की स्थिति बनाते हैं कि भाई क्या कार्य इसने किया, क्या कार्य इसने किया, क्या अपने को टीम देनी चाहिए, कितने वॉलंटियर होंगे, ये सभी प्रकार का एक समन्वय की स्थिति भी उनके कार्यों में आएगी। इसके अलावा विधिक सेवा जो अपन लीगल एड की बात करते हैं, इसमें यदि कोई व्यक्ति रिसर्च करना चाहे तो रिसर्च भी युवाओं को अवसर प्रदान करती है। तो ये जो अब मेरी कंटिन्यू आपसे बातें हुई, 1 या 2 मिनट वो चल रही थी, वो सेक्शन जो है 4 की बातें थी। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में सेक्शन जो 4 है वो हमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके जो फंक्शन यानी उनके जो कार्य होंगे उनके बारे में बता रहा है। तो हम सेक्शन 3 में बात कर रहे थे गठन के लिए, सेक्शन 4 में बात की हमने कार्य के लिए। अब सेक्शन 5 जो है, वो सेक्शन 5 हमें ये कहता है कि आपकी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और साथ में आपकी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, अब इसी के साथ में आपकी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। सेक्शन 5 हमें कह रहा है कि आपस में कन्वीनर का काम यानी समन्वय का काम, सामंजस्य का काम, बनाए रखने का काम क्या करेगी यहाँ पे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण करेगी। किन से समन्वय बनाएगी? वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से, इसके अलावा किसी एनजीओ से, या इसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष के थ्रू भी, किसी एनजीओ ने खोल रखा है, व्यक्ति कोई पर्सनली कोई काम करता है, तो उनके बीच में क्या होगा, एक समन्वय की स्थिति वो बनाए रखेगी। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हुआ ये कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका गठन क्या होगा और उसके कार्य क्या होंगे। तो सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। सेक्शन 3 में गठन होगा, सेक्शन 4 में इसके कार्य होंगे, और सेक्शन 5 में आपस में कन्वीनर का कार्य करेगी हमारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से, या अन्य किसी एनजीओ गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं उनसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करें हम, तो हमारे पास में नमक क्वेश्चन है, खाट को नीचे बड़ो वह सारो है चूहो आ जा। राज्य विधिक सेवा बाहर काढ़ी भी। प्राधिकरणों का गठन कैसे किया जाता है और इनके कार्य बढ़िया बैठी क्या खाट हैं। पर। हाउ आर, सर यस सर एक बार जी, ये सेक्शन 5 वापस समझा देंगे लास्ट वाला। यस यस, सेक्शन 5 ये है कि आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट, सेक्शन 5 पे बात कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आप और हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपस में हमने क्या कर रखा, आपस में एक कम्युनिकेशन से हम बातचीत कर रहे हैं,
तो आपस में इसी प्रकार से 1 मिनट, इसी प्रकार क्या करता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा का प्राधिकरण से बात करता है। क्या बात करता है कि मैंने जो सिद्धांत बनाए और वह इसकी कार्य फोटो भी बनाए, दिख रही है। जो योजनाएं बनाई, वह आपको सौंप रखी हैं। आप उनको क्रियान्वित कीजिए, उनका प्रचार प्रसार आप आगे कीजिए। ठीक है, तो ऐसा एक सामंजस्य कन्वेनर बनाया रखता है कौन? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से। इसी प्रकार से जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनसे भी वो इसी प्रकार से कार्य करवाता है। तो ये है सेक्शन 5। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। नेक्स्ट बात करें आगे, या और कोई कंफ्यूज है क्वेश्चन में किसी को? जी सर, आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब बात कर रहे हैं हम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन कैसे किया जाता है और इनके कार्य क्या होंगे। हाउ आर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कंस्ट्रक्टेड, व्हाट आर देयर द फंक्शन। यानी क्वेश्चन आपकी बाइबल की सीरीज है, उसका 21 है, और क्वेश्चन है मूल रूप से स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। अब हमें करना क्या है? ये एक पढ़ने का एक आपका एक तरीका हो सकता है कि आप 10 मिनट में ही इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। किस प्रकार से पढ़ने का एक सिस्टम होगा कि अभी हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से आए हैं, और नेशनल में हमने बातें की, तो हमने सभी बातें किसकी की हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ये बातें की हैं, या फिर हमने हमारे राष्ट्रपति की। तो उसी क्वेश्चन को हम यदि एक बार उसको पढ़ते हैं तो उसी को हम कन्वर्ट किस में करेंगे? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में करेंगे। किस प्रकार से? आप देखते जाइए कि सेक्शन 6 जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है, उसका सेक्शन 6 है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी जस्टिस, जैसे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक होंगे। पॉइंट में ये है कि आप इसमें सेक्शन 6 जो है उसमें लिखेंगे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन। पॉइंट ये डाल सकते हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन सेक्शन 6। सेक्शन 6 का लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। यदि हिंदी में समझे तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का सेक्शन 6 है, उसके द्वारा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन बताया गया है। अब गठन में हम कहेंगे कि राज्य के जो चीफ जस्टिस होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे? मुख्य संरक्षक के रूप में होंगे। अब हमको करना क्या है कि हमने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में देखा था तो वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और यहाँ पे क्या है? हमारे जो स्टेट के चीफ जस्टिस होंगे वो क्या होंगे? मुख्य संरक्षक के रूप में होंगे। अब यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करें, कार्यकारी न्यायाधीश की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, तो क्या होगा कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट में जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस या तो वर्तमान में हैं यानी कार्यरत, या फिर वो रिटायर हो गए हैं, उनको क्या बनाया जाएगा? कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बनाया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो आपस में कंसेंट करेंगे, बातचीत करेंगे, और उसके बाद में कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। वहां पे हम किसकी बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बातें कर रहे थे, और यहाँ पे राज्य सरकार आ रहा है और वहां पे केंद्र सरकार आ रहा है। अन्य सदस्य में बात करेंगे तो अन्य सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वह राज्य सरकार से परामर्श करेंगे और उनकी नियुक्ति अन्य सदस्यों की करेंगे। उनके पास में सामाजिक अनुभव हो, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो भी निर्धारित सरकार राज्य स्टेट गवर्नमेंट करेगी, उसके अनुसार अन्य न्यायाधीशों की अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। फिर इसमें भी क्या होगा? एक सेक्रेटरी होंगे, जो सेक्रेटरी होंगे उनकी नियुक्ति हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और साथ में स्टेट गवर्नमेंट है, और वह स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो आपस में परामर्श करते हुए एक सेक्रेटरी की नियुक्ति करेंगे। अब इस प्रकार से हमने पाया कि हमारे पास में मुख्य संरक्षक हो गया, इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष हो गया, और इसके अलावा अन्य सदस्य हो गए। इन सभी की नियुक्ति हमारे को स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसमें हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट
और दोनों मिलके आपस में क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। तो हमारे पास में मुख्य संरक्षक, कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य सदस्य और एक सचिव होंगे, वह हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी के गठन में आएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि इसके कार्य क्या होंगे। इसके कार्य जो हैं वो हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है, उसका सेक्शन 7 है, उसमें हम बात करते हैं। तो यहाँ पे यदि टॉपिक या पॉइंट बनाना चाहेंगे आप तो बनाएंगे, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के बजाय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य, और उसके साथ में लिखेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 7 के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य बताए गए हैं, ये लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि कार्य क्या होंगे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने जो आप सिद्धांत निर्धारित किए थे या कुछ नीतियां निर्धारित की थी या कुछ निर्देश निर्धारित किए थे, अब वो सारे सिद्धांत या जो योजनाएं जो भी हमारे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने निर्धारित किए, ये जो प्रोविजन बनाए, उन प्रोविजंस को किसको सौंपा गया है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को सौंपा गया है। अब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करती है, उनको प्रभावी रूप से लागू करने का कार्य करती है कि भाई आम जनता के बीच में जाए और आम जनता के बीच में जाके नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने जो हमें बताया है कि ये इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। चाहे निर्भया के बारे में बात, तेजाब के मैटर आया, उसके बाद में फंड तैयार किया गया, इसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस की बातें आई, सीनियर सिटीजन्स की बातें आई, मानसिक रोगियों की बातें आई, उन पे हमारे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने समय समय पे काम किया और उसका परिणाम है कि बहुत हद तक हमें उसमें सफलताएं भी मिलती हुई नजर आई। तो ये सारा का सारा जो सिद्धांत बनाया किसने, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, और काम किसको दे दिया, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। और वो उस कार्य को क्या करता है अपने राज्य क्षेत्र में, जैसे हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान में क्या करते हैं, पूर्ण रूप से वह लागू करने का कार्य करती है। कौन, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके बाद में दूसरी बात आती है कि कोई व्यक्ति है और इस प्रकार का है जिसको विधिक सहायता चाहिए, विधिक सहायता जिस व्यक्ति को चाहिए, तो यहाँ पे कौन व्यक्ति विधिक सहायता के लिए पात्र होगा, इसका भी वह निर्धारण करती है। यानी व्यक्ति है जो असक्षम, मान लो बीपीएल रेखा से नीचे रह रहा है, या उसके पास में इतने कोई संसाधन नहीं है कि वो एडवोकेट नियुक्त कर सके, या उसके पास में ऐसी परेशानियां हैं कि वो अनपढ़ व्यक्ति के तौर पे बिल्कुल उसके पास में इस चीजों से अनभिज्ञ ही है, तो स्थिति उसकी देख के और वो निर्धारित कर। तो प्यार का भाव मतलब याद है, तो मैं आपसे सुन नहीं सकती, आपके मुंह से ये वर्ड। अब ये जो बातें हैं, यानी हम क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो बीपीएल में आ रहा है तो उसको क्या मिलेगा, लीगल एड क्लिनिक के द्वारा सहायता मिलेगी। तो एक विधिक सहायता प्रदान किस व्यक्ति को हो सकती है, ये प्रदान किया गया है कि कौन कौन व्यक्ति इसमें हकदार होंगे। फिर इसके अलावा हमारी जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट क्या करती है कि लोक अदालत समय समय पे लगाती रहती है, लोक अदालत चलती हैं, अन्य लोक अदालत भी चलती हैं, स्थायी लोक अदालतों की व्यवस्था भी की गई है। उनका कार्य भी संचालन करने का कार्य कौन देखता है, वह देखती है हमारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सॉरी। तो ये कार्य भी कौन देखेगी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी देखी। इसके अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या करती है कि जो भी कार्य यहाँ पे इस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने हमें दिए हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने जो भी कार्य सौंपे हैं, उन कार्यों को क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा परामर्श करते हुए उन पे कोई कोई छोटा अपने स्तर पे कोई नियम भी फॉलो करती है कि भी इस प्रकार से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने हमने ये कार्य सौंपा और हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से बात करते हैं, और इसमें यदि ये और अमेंडमेंट या ये ऐसा किया जाए तो ज्यादा बेटर रहे, तो इस प्रकार का छोटा कोई नियम या निर्धारित करती है। तो ये जो कार्य थे, ये सारे के सारे कार्य किसके हैं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के हैं, जो सेक्शन 7 में है। अब सेक्शन 8 की बात करते हैं। अब सेक्शन 8 में क्या करती है कि जो नेशनल लीगल अथॉरिटी थी उसने अपने कार्य सौंपे हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को, और
स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसने अपने जो कार्य सौंप दिए, अब कार्य वो किससे करवाए? तो इसके लिए क्या किया जाए कि हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, एक तो इस प्रकार का वो है हमारे पास में गवर्नमेंट के रूप में। अब इसके अलावा हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, इसके हमारे अलावा हमारे पास में एनजीओज हैं, इसके अलावा यदि कोई भी अन्य सहायता समूह बना रखा है किसी ने, तो उनके साथ में हमारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी आपस में कन्वेनर का काम करती है, समन्वय का काम करती है और उनसे कार्य करवाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो भी अपनी एक टीम तैयार करती है, उस टीम के माध्यम से वह कार्य करवाती है वॉलेंटियर के माध्यम से। तो अब हमने क्वेश्चन किया है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और उस सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8, यानी वहां पे हमारे पास में सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 थे। अब यहाँ पे 6, 7 और 8 की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसमें यदि किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्लियर? सर इनके धारा अध्यक्ष सर अध्यक्ष और इनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, ये राज्यपाल करेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि हाई कोर्ट के जो जस्टिस है ना, चीफ जस्टिस, उनसे परामर्श करते हुए राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। लेकिन केंद्र सरकार के अन्य सदस्यों के रूप में जो है केंद्र सरकार का ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। कार्यकारी अध्यक्ष है उसकी राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन अन्य सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती है। और बताइए सर ये धारा धारा आपने किया था सर? क्या एक कह रहे हैं? लाइन में क्लियर? जैसे धारा सर 8 का जो कार्य है ना, उसको एक लाइन में हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट में सर? एक शब्द में बोलिए ना आप। एक लाइन क्या, यानी कन्वीनर या फिर कहते हैं समन्वय। समन्वय का अर्थ ये होता है कि आप जैसे सभी लोग मेरे पास में जुड़े हुए हो, है ना, और सभी लोग जुड़े हुए हो, तो मैं यहाँ पे एक क्लास ले रहा हूँ और मैं एक कोई मैसेज दे रहा हूँ आपको कि भाई आपका जो कल का पेपर है और उसमें आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। अब अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने, ये मैंने कहा, और आप सब ने क्या किया, पढ़ने का कार्य किया। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो खुद तो व्यक्तिगत कहीं पे जाएगी नहीं, तो वो क्या करेगी, एक प्रकार से किसी संस्था को देगी। वो संस्था नीचे वाली कौन सी होगी? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके अलावा कौन से होंगे? एनजीओ। इसके अलावा कौन होंगे? भाई सहकारी समितियां। इस प्रकार के होते हैं कि उनसे वो कार्य करवाती है। तो इसको कहते हैं कन्वीनर, या कह सकते हैं कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अन्य जो सरकारी संस्थाएं हैं या गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा वह कार्य करवाया जाता है, आपस में समन्वय रखते हुए या आपस में सामंजस्य बिठाते हुए। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी सर, हो गया, थैंक यू सर। हाँ बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे थे? सर इसमें ये भी तो लिखना है ना कि राज्य प्राधिकरण जो होगा वो केंद्र प्राधिकरण के अधीन, मतलब उसके निर्देशों से कार्य करेगा। ये सही है, तो यही होगा। हाँ, मतलब राज्य प्राधिकरण अन्य अभिकरणों के समन्वय से कार्य करेगा तथा केंद्रीय प्राधिकरणों के निर्देशों के अधीन होगा। ये लिखा है सर, मैंने मतलब समझा इसमें। नहीं, यही है। ऐसा है, देखो आपको मैं बताऊं कि इसमें क्वेश्चंस में होता क्या है कि हमारे पास में जितनी भी थ्योरी या जो भी पॉलिसी या जो भी नियम होंगे वो कौन देगा? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी देगा। अब उसने जो थ्योरी या सिद्धांत जो तैयार किए हैं, उन सिद्धांत को उसने किसको सौंप दिया? अपने आप में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने किसको सौंप दिया? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को, और साथ में किसी एनजीओ को। क्लियर? हाँ विनी? यस सर। विनी यस ठीक सर। है। हाँ, और किसी को डाउट? सर इसमें हाँ, अधिकतम सर। सदस्य कितने हो सकते हैं सर? इसमें यह है कि अधिकतम संख्या जो भी राज्य सरकार निर्धारित करेगी वो होंगे। ये कोई डिसाइडेड नहीं है, 5, 6 का। 3 जी। साल पड़ेगी, 8.5 टिकट ये पूछना जो राज्य है और जो सेंटर है और जो नेशनल है, इन तीनों में आपसी में और कौन कौन सी बातें मिलती हैं जी? अभी देखो, आपने 3 नाम बोले है ना, उसी में कंफ्यूज हो गया आप थोड़े से। नहीं, मैं
हाँ A1 में नेशनल, हाँ स्टेट नेशनल, एंड डिस्ट्रिक्ट। इंग्लिश में हाँ बोलना सर, हिंदी में बोला नहीं हाँ आता जी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं इंग्लिश में बोलूंगा आपके साथ में। हाँ जी। नेशनल, स्टेट और अपने कहा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हाँ क्लियर। जी। अब क्या तीनों में करना कॉमन है, क्या है जी? मैं अब बता रहा हूँ, सभी चीजें बताऊंगा, आप 5 सेकंड, है ना। अब क्या है कि यहाँ पे हमने सबसे बोला, सबसे जल्दी कर पहले 8 कि 7 हो गए। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष कर कौन दो तो होंगे, 1 मिनट में कर दो, ठीक है, जल्दी मुख्य करो। संरक्षक कौन होंगे, पैटर्न के रूप में बोलते हैं पूरे कर दो 2 कि मिनट में। पैटर्न कौन होंगे। अब यहाँ पे मुख्य संरक्षक वहां पे तो तो होंगे, फिर नेशनल लीगल फिर सर्विस तो चल अथॉरिटी में तो बस ज्वाइन चीफ कर जस्टिस ऑफ देंगे। इंडिया, और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में होंगे मैंने खुद दिया, स्टेट के चीफ खुद जस्टिस, खर्च कर लिया, यो खा ली वो खा लिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वहां पे कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, और यहाँ पे कौन होंगे, स्टेट के जस्टिस, ठीक है। इसी प्रकार में अदर्स मेंबर्स की बात करते हैं तो अदर्स मेंबर में क्या होगा कि वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वह किससे करेगा, हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनसे आपस में कंसेंट करते हुए केंद्र सरकार वहां पे अपॉइंटमेंट करेगी। और यहाँ पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और साथ में आपके जो हमारे गवर्नर होंगे वो आपस में कंसेंट करेंगे और इसको एक्टिंग प्रेसिडेंट को नियुक्त करेंगे। इसी प्रकार से फिर वहां पे अदर मेंबर हैं और यहाँ पे भी अदर मेंबर हैं, वही वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएगा नेशनल में तो, और वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आ जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ जी, जी सर, जी सर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये क्वेश्चन कहता है हमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन कैसे किया जाता है और उनके कार्य शक्तियां क्या हैं। हाउ आर द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कंस्ट्रक्टेड, व्हाट आर देयर फंक्शन एंड द पावर्स। अब इसमें हमने अभी तक हमारे पास में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है, उसके सेक्शंस जो हैं वो हमारे पास में ऐड हुए हैं। अब सेक्शन 8 हो गए, अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारे पास में सेक्शन आ रहा है 9। सेक्शन 9 है वो हमें कहता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना किस प्रकार से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट जो है उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट करेंगे, और कंसेंट करते हुए यहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति को जस्टिस के रूप में जो है व्यक्ति, उसको क्या करेंगे, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेंगे। अब यहाँ पे जो अध्यक्ष के रूप में व्यक्ति नियुक्त होगा वह हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला न्यायाधीश जो होते हैं वो हमारे क्या होंगे, अध्यक्ष के रूप में अपॉइंटमेंट यहाँ पे होंगे। इसके अलावा हमारे जो सेक्रेटरी होंगे वो सेक्रेटरी होंगे हमारे जो हमारा जिला न्यायाधीश हैं, जिला न्यायाधीश हैं वह हमारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनके साथ आपस में कंसेंट करेंगे, और वह हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनको ये रखा गया है कि वह सिविल जज यानी सिविल न्यायाधीश है, उससे नीचा व्यक्ति यहाँ पे क्या नहीं बन सकता, सेक्रेटरी नहीं बन सकता। इसके अलावा सदस्य की बात करें तो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मिलकर अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करती है। तो इस प्रकार से सेक्शन जो 9 है उस सेक्शन 9 में गठन की बात की गई है। सेक्शन 10 की जो बात कर रहे हैं वो हमें बताती है लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसके फंक्शन क्या होंगे, यानी उनके कार्य क्या होंगे, उसके पास पावर क्या होंगी। अब यहाँ पे फर्स्ट लिखा है इन्होंने, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित कार्यों का निर्वहन करना, यानी आपकी जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी थी उस स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने किसको कार्य सौंपा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। यहाँ पे जो आपका वर्ड आया प्रत्यायोजित यानी डेलीगेटेड, यानी डेलीगेटेड का समझ रहे हो, यानी मेरी जो पावर है मैंने किसको दे दी, आपको दी। तो उसी प्रकार से स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने जो उसके कार्य किसने दिए थे, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने दिए थे। उस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने अपना काम स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को दिया, और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने अपना कार्य किसको दे दिया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को दे दिया।
यानी डेलीगेटेड करते रहे। और डेलीगेटेड करते हुए यहाँ पे मूल रूप से जो हमारे पास में जो हमारे लेवल पे जब हमें कोई अथॉरिटी दिखाई देती है तो वो दिखाई देती है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। आप गंगानगर, आप अजमेर, आप बीकानेर, आप झुंझुनू, आप चूरू या सीकर कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस है जो हमें बार बार कार्य करते हुए नजर आएगा। चाहे वह रैली की बात करें, चाहे वह नुक्कड़ नाटक की बात करें, चाहे समय पे पौधारोपण की बात करें, चाहे इन्वायरमेंटल के लिए पोल्यूशन में यदि प्लास्टिक फैल रहा है उसके लिए बात करें, यानी वह समय समय पे कार्य करता रहता है। किसके निर्देशानुसार करेगा? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अनुसार करेगा। फिर इसके अलावा जिले की तालुका सेवा समितियों का क्रियाकलाप व अन्य विधिक सेवाओं का समन्वय, यानी तालुका यानी आपकी तहसील लेवल पे जो तालुकाएं समितियां बनाई गई हैं उनसे भी समय समय पे क्या करवाएगा? कार्य करवाता रहेगा। और उन कार्यों के साथ में वह उनके जो अन्य विधिक सेवाओं के रूप में भी तालुका तहसील लेवल पे कहेगा कि आप इस प्रकार से रैलियां, नुक्कड़ नाटक जो है वो आप करिए, ये सब बातें वो कहेगा। इसके अलावा बात करते हैं तो जिले में लोक अदालतें हैं, उनका आयोजन यानी हमें समय समय पे देखने में आती हैं कि लोक अदालतों का अब बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ है और लोक अदालतें ज्यादा से ज्यादा फैलाई जा रही हैं, जिससे क्या है कि कोर्ट पे जो ज्यादा वर्कलोड है उस ज्यादा वर्कलोड को कम किया जा सके, इस प्रकार का मानना है। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसने जो कार्यों का निर्धारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया था वह क्या करता है? उसको ज्यादा से ज्यादा करवाने का कार्य करता है। इसके बाद में हमारे पास में जो सेक्शन जैसे 10 अभी आप मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, इन्हीं की बातें मैंने की हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो है निर्धारित अन्य कार्यों का निर्वहन करना। इसके अलावा बात करते हैं तो सेक्शन 11 की बात करते हैं तो सेक्शन 11 में वापस वही कन्वेनर की बात करते हैं, समन्वय की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 11 आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है, आपकी विधि महाविद्यालय हो सकता है, आपका अन्य कोई भी सरकारी संस्था हो सकती है, इसके अलावा आपका एनजीओज भी हो सकते हैं। इनके से क्या करवाएगा कि जो इस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में आपने एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं कि आपका जिला न्यायाधीश है और आपका सिविल न्यायाधीश सचिव के रूप में है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो चुने जाते हैं व्यक्ति वो होंगे शामिल। अब ये सब लोग हैं, ये 4-5 लोग सब जगह तो हो नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं कि अपने कार्य किसी विधि महाविद्यालय के द्वारा कहते हैं कि विधि महाविद्यालय से अभी हुआ हमारे पास में एक प्रोग्राम आया कंटिन्यू कि भाई आप क्या करें। हेलो सर, सर धर्मवीर सर आप अपना माइक बंद करें। धर्मवीर जी माइक बंद करने के लिए बोल रहे हैं। जी सर, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा था सर का माइक ऑन है इसलिए। हाँ ऑन। धर्मवीर सर शायद। हाँ जी सर, मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, माइक सर एक दो व्यक्ति हो रहे हैं जिनका माइक सर उनका भी म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, जिनका भी माइक है उनका म्यूट करें। ओके। ये बार बार ये म्यूट करें। हाँ कंटिन्यूस करो सर, कर दिया। हाँ। अब हम जो बात कर रहे थे वो सेक्शन 10 पे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे जैसे माइक की वजह से। अब हम कहें कि 10 में ये है कि हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट जज हैं और दूसरे सेक्रेटरी के रूप में जो पर्सन्स हैं वो हमारे पास में सिविल जज हैं, ठीक है। अब दो पर्सन्स हमारे जुडिशरी से हो गए। इसके अलावा जब 2 पर्सन्स हैं वो सोशल वर्कर के रूप में व्यक्ति होंगे। अब जो सोशल वर्कर के रूप में या एडवोकेट में से ये लिए जाते हैं, ये जो वर्कर होते हैं ये कुल हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास में 4 या 5 कैंडिडेट। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो क्या करती है कि अपने कार्य को जो तालुका समिति बनी हुई है उसको भी है, और इसके अलावा जो विधि महाविद्यालय है जैसे आपका विधि महाविद्यालय है उसमें लीगल एड क्लिनिक जो बना हुआ है वह उससे कार्य करवाती है। इसके अलावा वो किसी कोई एनजीओ है तो उससे कार्य करवाती है। उसके यदि जुरिडिक्शन में क्षेत्र में जैसे जिले में कोई यूनिवर्सिटी आती है तो वह उससे भी कार्य करवाती है। इस प्रकार से क्या करती है कि वह अपने कार्यों को करवाने के लिए इन संस्थाओं के साथ में समन्वय करती है, यानी एक सामंजस्य बिठाते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाने का वह कार्य करती है। तो ये सेक्शन हमारे पास में 11 है।
अब मुख्य रूप से हमारे पास में लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसके 3 क्वेश्चंस हुए हैं, और 3 क्वेश्चंस में से हम यदि संभावना के रूप में इम्पोर्टेंट यानी कल क्वेश्चन हमें मिले तो हम ज्यादा जोर देंगे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी पे। तो इनमें से यदि किसी को कोई भी किसी प्रकार की कोई क्यूरी है इन क्वेश्चंस में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो जो फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में आपने करवाया उसका सेकंड पॉइंट में ना थोड़ा सा एक बार विदाउट प्री जस्टिस टू द जनरलिटी ऑफ द फंक्शंस इसका बता दीजिए एक बार जी। आप जैसे फंक्शन में सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट जो है उसमें लिखा है जिले की तालुका, है ना, ये हिंदी वालों के लिए और इससे पहले वर्डिंग लिखी हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट राज्य विधिक सेवा प्राधिकार। नहीं सर मेरी बात मैं बोलता हूँ आपको, विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फंक्शंस रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 उसकी बात कर रहा हूँ जी। सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 लिखा हुआ जी, सबसेक्शन 1 लिखा हुआ है बबेल की बुक में लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में, विदाउट प्री जस्टिस इन भाई ये जैसे आपको मैं अलग अलग डिफाइन कर देता हूँ, मेरे पास शायद ये है नहीं और मैंने इसको नोट भी नहीं किया। जैसे हिंदी के वर्ड है ना वो तो मेरे को दिखाई भी दे रहे हैं, एक बार इंग्लिश वाला दिखा दो फिर मैं उसको देख लेता हूँ यदि दिखा पाओ तो आप। हाँ 75 पे सर। हाँ मैं इधर से दिखा रहा हूँ, हाँ दिखा देता हूँ चलो आप क्वेश्चन नंबर कितना 22 है क्या करना है ना, मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे क्या है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ठीक है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को काम दिया। अब यहाँ पे जैसे हमारे हिंदी वर्ड में आ रहा है प्रत्यायोजित, एक वर्ड यूज लिया है फर्स्ट फंक्शन में, है ना, तो वहां पे हम बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करते हैं। यानी हम क्या कहते हैं कि जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसका हाँ जी हाँ मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ सर, प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन नंबर 22 है ना अपना ये, और 22 में क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 में हाँ 22 में सेक्शन 10 की शायद बातें कर रहे हैं। डेलीगेशन वाला जो स्टेट को डेलीगेट करता है उसको डेलीगेटेड की बात करें तो सिंपल है, तो डेलीगेटेड की नहीं है सर, फंक्शन की बात है, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में। हाँ वही चल रहा है, वही लेके आ रहे हैं ना सर, अभी कर रहे हैं। ये है हाँ ये है सर, इसी की बात कर रहे हो अंडर सेक्शन 10 सॉरी अंडर सेक्शन 10 ठीक है, I shall be duty every district authority to perform such function of state authority in district as may be delegated to it from time to time state authority। अब ये देखो वही बातें हैं जो अपन बात कर रहे थे, इससे ये तो हो गया, इसके अगले वाला ये तो हो गया। अच्छा हो गया क्लियर, यही वाला विदाउट इसी का सेकंड पॉइंट सर, इसी के सेकंड पॉइंट था इसके नीचे। हाँ सेकंड दिखाना भाई, सेकंड दिखाना सर, सेकंड पॉइंट हाँ एक मिनट। विदाउट प्रीजुडिस को समझते हैं ना आप, विदाउट प्रीजुडिस टू जनरलिटी of the function of referred to subsection first, the district legal service authority may perform all or any the function namely। यानी ये क्या है कि आप जनरली अपन जैसे बात करते हैं ना, और उसके लिए परफॉर्म जो आपने की है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करती है कि उसके बारे में आपकी जो तालुका सर्विस कमेटी है उसके बारे में एक अपने पास में क्या कर सकती है कि उनके बारे में प्रशिक्षण के लिए पूछ सकती है, उनके बारे में जान सकती है कि उनने क्या कार्य किया। ये
ये एक परफॉर्म है ना उनकी, देख सकती है किसकी, तालुका जो अपने तहसील लेवल पे जो बनी हुई है ना तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनके बारे में वो क्या कर सकती है, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, किसी कार्य को उन्होंने सौंपा तो उन्होंने क्या कार्य वह प्रॉपर तरीके से किया है या नहीं किया है, किसी एनजीओ को सौंपा, क्या उस एनजीओ ने वो प्रॉपर तरीके से कार्य किया है या नहीं किया है, इस बारे में वो जान सकती है। क्लियर हुआ जी? और इसके अलावा मेरे विचार से तो हो ये पॉइंट आपसे बात करने हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हेलो हेलो, हाँ जी सर, हुआ क्लियर? जी सर, क्लियर। ठीक है, तो ये सब बातें हैं कि आपकी लोक अदालतें हैं जैसे तहसील लेवल पे हैं। इसके और बात करें तो अपन परफॉर्म सच द अदर फंक्शन एज द स्टेट अथॉरिटी में इन कॉन्स्टिट्यूशंस विद द स्टेट गवर्नमेंट फिक्स बाय द रेगुलेशन। यानी आपका समय समय पे क्या है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो भी संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में रेगुलेशन जो भी नियम आएंगे उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो भी कार्य करती रहेगी, जो भी हमारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने निर्धारित कर रखे हैं उनके बारे में। तो ये सब बातें थी हमारे पास में आज, और हम निश्चित रूप से संभावित इसमें से ये है कि ये क्वेश्चन हमें मिलेगा, और मेरे विचार से आई होप कि टुडे क्लास क्लियर। यदि किसी की क्यूरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर एक डाउट था सर। जी हेलो जी, आवाज आ रही है। डाउट था जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी जो डालसा है उनमें से जो सदस्य होते हैं उनके अहर्ता क्या होती है? ऐसा होता है कि अहर्ता के लिए आप, मैं बता रहा हूँ सुनिए आप आराम से। इसमें क्या होता है कि सोशल वर्कर जो होते हैं ना, एक तो व्यक्ति वहां से लेते हैं और एक हमारा इस प्रकार का कोई सीनियर एडवोकेट होता है वो होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे आहारता का कोई भी निश्चित निर्धारण नहीं कर रखा।